नमस्कार दोस्तों, आजकल ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत कुछ सुनने में आ रहा है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम मिलते हैं डॉक्टर आनंद शाह से, जो ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं, और उनसे जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और उनकी ट्रीटमेंट के बारे में। नमस्कार डॉक्टर आनंद सर। आजकल जहाँ भी देखो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज्यादा बात होती है क्योंकि बट ऑब्वियस है ब्रेस्ट कैंसर के काफी सारे पेशेंट हमें दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो इतना था नहीं। आपकी बात एकदम सही है मनोज भाई, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो खाली इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो मुख्य जो कारण है जो ब्रेस्ट कैंसर के, उसमें आते हैं कि अगर आपका मासिक जल्दी चालू हुआ है या लेट से खत्म हुआ है, या फिर आपको कोई भी बच्चा नहीं है, या फिर आपको पहला बच्चा 30 साल के बाद में हुआ है, या फिर आपको मेनोपॉज आ गया है फिर भी उसके बाद में आपका शरीर के अंदर चर्बी की प्रमाण ज्यादा है। इसके अलावा दारू का सेवन अगर आपका है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लिया है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड है, फैमिली में आपके कैंसर चल रहा है ब्रेस्ट का जिनका म्यूटेशन है जैसे कि BRCA1 BRCA2, या फिर आपने रेडिएशन लिया है कोई दूसरी कारण की वजह से 30 साल के पहले, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। तो सर किसी को पता कैसे चले? क्योंकि अगर कोई लेडी है, अगर उनको जानना है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो कैसे घर पर जान सकती है? तो देखिए, ब्रेस्ट कैंसर को जानने के लिए कुछ सिम्टम है जिससे कि हम जल्दी जान सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं है। कुछ अर्ली साइंस है जैसे कि स्तन के अंदर गांठ होना, फिर जो निप्पल है उसके अंदर से ब्लड और या फिर रेड कलर का डिस्चार्ज होना, ब्रेस्ट की चमड़ी है वो थोड़ा अंदर खींच जाना, निप्पल और एरियोला का एरिया रिसेंट में अंदर खींच गया है। तो ये सब जो साइन है इससे हम ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता कर सकते हैं। और कुछ साइन है जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर एडवांस हो गया है तो हम पता कर सकते हैं, जैसे कि जो ब्रेस्ट का चमड़ी है वो नारंगी कलर का हो गया है, इसके अलावा चमड़ी के ऊपर चांदा हुआ है, या फिर कुछ गांठें हो गई है, इसके अलावा बैक्सिला जो अपनी बगल बोलते हैं उसके अंदर गांठ है। तो ये सब अगर सिम्टम है तो ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर होके थोड़ा एडवांस स्टेज में आ गया है, ऐसा पता कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन ये भी है कि निप्पल से जो डिस्चार्ज होने वाला लिक्विड होता है वो अलग अलग तरह के होते हैं, तो क्या अगर निप्पल से डिस्चार्ज होता है दैट मीन्स कि वो ब्रेस्ट कैंसर ही है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अभी निप्पल में से कई सारे डिस्चार्ज होते हैं अलग अलग कलर के, जैसे कि पानी का डिस्चार्ज अगर आपको है तो वो ज्यादातर हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है। दूसरा आता है ग्रीन कलर का डिस्चार्ज जो कि फाइब्रोएडिनोसिस जैसी बिनाइन यानी कि सादी कंडीशन की वजह से होता है, वो मोस्ट ऑफली कई सारी महिलाओं में होता है। इसके अलावा येलो कलर का डिस्चार्ज होता है जो इंडिकेट करता है कि स्तन के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है। इसके अलावा आता है मिल्की डिस्चार्ज जो कि प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन हुआ है, बच्चे को फीडिंग दिया है उसके बाद में आ सकता है। इसके अलावा एक आता है रेड कलर का डिस्चार्ज या ब्लडी डिस्चार्ज। तो अगर ऐसा डिस्चार्ज आता है तो ऑन्कोलॉजिस्ट का तुरंत संपर्क करना है। तो सर आपके कहने का मतलब है कि अगर निप्पल से रेड कलर का अगर डिस्चार्ज होता है तो महिलाओं को तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अच्छा, जैसे ये होता है उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर ऐसा कोई डिस्चार्ज, कोई भी सिम्टम अगर आपको कैंसर के रिलेटेड लगता है तो तुरंत आप ऑन्कोलॉजिस्ट का संपर्क कीजिए, और हम लोग इसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ जांच करवाते हैं। पहले कुछ स्कैन्स होते हैं जिससे हमें जानना होता है कि ये गांठ सादी लग रही है या मैलिग्नेंट लग रही है और वो कहाँ कहाँ शरीर में फैला हुआ है। उसके लिए अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो यूजुअली हम मेमोग्राम देते हैं जिसके अंदर सोनोग्राफी और मेमोग्राफी दोनों हो जाता है। मेमोग्राफी सादी भाषा में बोलूं तो ब्रेस्ट का एक्सरे होता है। अगर आपकी उम्र कम है जैसे कि 40 साल से कम, तो हम यूजुअली अल्ट्रासाउंड देते हैं दोनों ब्रेस्ट के लिए। तो इसके अलावा एक MRI आता है। अगर हमें क्लिनिकली या फिर ये मेमोग्राम में कुछ कोऑर्डिनेट प्रॉपर नहीं हो पाता है तो हम यूजुअली MRI कराते हैं बेटर कैरेक्टराइजेशन के लिए। और इसके अलावा भी कुछ MRI के इंडिकेशन है। अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर चल रहा है, या फिर आपको कोई जीन का म्यूटेशन है जैसे कि BRCA1 BRCA2, या फिर कोई लेडी है जिसमें सिलिकॉन इम्प्लांट डाला हुआ है, तो उसके अंदर स्पेशली MRI कराया जाता है। इसके अलावा एक आता है पूरे बॉडी का स्कैन जिसको हम पेट स्कैन बोलते हैं। वो हमें ये जानने के लिए होता है कि आपको जो स्तन में गांठ है वो दूसरे किसी शरीर के भाग में फैला है कि नहीं, वो जानने के लिए किया जाता है। और ये हो गई बात अपने स्कैन के बारे में। अगर हमें वो गांठ जानना है कि ये कैंसर की है कि नहीं तो उसके लिए हम बायोप्सी का एडवाइस देते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि यूजुअली FNAC कराते थे। FNAC मतलब सादी भाषा में बोलूं तो सुई तपास। उससे हमें थोड़ा लिक्विड मिलता है और लिक्विड के अंदर कुछ मैलिग्नेंट सेल आते हैं कि नहीं हमको पता चलता है। माइक्रोस्कोप में रख के हम
हम जान सकते हैं कि ये कैंसर है कि नहीं। इसके अलावा कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें नहीं मिलता। तो इसके लिए अभी नया मेथड आया है कोर नीडल बायोप्सी। तो वो इसके लिए एक छोटी गन आती है जिससे हम खाली 1-2 मिलीमीटर जितना छोटा सा इंसिजन रखते गांठ में से मल्टीपल सैंपल ले सकते हैं और वो सैंपल FNAC कंपैरिजन में काफी बड़े होते हैं। तो इसकी वजह से हमें ये तो पता चलता ही है कि ये कैंसर है कि नहीं, लेकिन उसके अलावा एडिशनल जो अभी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए रहता है जिसको इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं और मार्कर स्टडी बोलते हैं, वो सब उससे हो सकता है। दूसरे एडवांटेज ये है कि इसमें कुछ ज्यादा पेन नहीं होता, वो लोकल एनेस्थेसिया में भी हो सकता है और इसमें बड़ा स्कार भी नहीं लगता। तो इसके अलावा एक मेथड आता है जिसको हम एक्सीजन बायोप्सी बोलते हैं, जिससे कि जो गांठ होता है वो पूरा निकाल के डायग्नोसिस करना पड़ता है। लेकिन कुछ ही इसके इंडिकेशन है जिसके अंदर ये किया जाता है। बाकी सब पूरे ऑलमोस्ट 95 से 99% केसेस में अगर आपको लंप है तो या तो अपने सीधा बायोप्सी करके या फिर सोनोग्राफी के आधार पे कोर नीडल बायोप्सी करके उसे हमें पता चल जाता है कि इसमें कैंसर है या नहीं है। सर, हमें पता तो चल गया कि ये कैंसर की गांठ है या सादी गांठ है। अब मान लीजिए कि किसी पेशेंट में ज्यादातर जो हम अभी देख रहे हैं कि कैंसर की गांठ आई, तो उसके बाद मतलब पता चलने के बाद कि ये कैंसर की गांठ है, क्या क्या ट्रीटमेंट शुरू होता है? जैसे हमको पता चलता है कि भाई आपको कैंसर डायग्नोस हुआ है और स्कैन के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि ओवरऑल क्या स्टेजिंग है, तो उसके हिसाब से आपको आगे का ट्रीटमेंट एडवाइस होता है। यूजुअली जो अर्ली स्टेज का कैंसर रहता है उसमें पहले यूजुअली सर्जरी किया जाता है, लेकिन एडवांस स्टेज जैसे कि 3rd स्टेज 4th स्टेज में होता है तो आपको पहले कीमोथेरापी एडवाइस की जाती है, क्योंकि हमें वो गांठ को पहले कम करना पड़ता है और फिर शरीर में भी फैली गांठों को कम करना पड़ता है, उसके बाद में सर्जरी हो पाता है। सर, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। अभी आपने वर्ड यूज किया पहला स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, उसके बारे में थोड़ा पहले बताइए तो लोगों को समझ में आए कि क्या पहला स्टेज है, क्या तीसरा है और उसमें फिर हम क्या करें। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज कि जिसके अंदर जो गांठ है वो छोटी साइज की है और स्तन के अंदर ही होती है। दूसरा स्टेज कि जिसके अंदर गांठ स्तन के अंदर ही होती है पर थोड़ी बड़ी होती है, यूजुअली 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में। 3rd स्टेज कि जिसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर तो होती है, उस पर से निकल के बगल की गांठों के अंदर स्प्रेड होता है, तो वो आता है तीसरा स्टेज। इसके बाद में आता है 4th स्टेज जिसके अंदर बॉडी के अंदर वो गांठ का स्प्रेड हो जाता है। यूजुअली जो स्प्रेड होता है स्तन में से वो फेफड़े में, लीवर में, बोन में या फिर ब्रेन में हो सकता है। अच्छा, तो सर जैसे आपने बताया 1st, 2nd, 3rd और 4th स्टेज, तो सर हर एक स्टेज की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है या एक ही तरह की ट्रीटमेंट चारों स्टेज में आप करते हैं? नहीं, हर एक स्टेज के हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट अलग होती है। जैसे कि 1st और 2nd स्टेज को यूजुअली अर्ली स्टेज बोलते हैं, तो उसके अंदर आपको अगर सर्जरी पॉसिबल है तो इनिशियली सर्जरी किया जाता है और उसके बाद में रिपोर्ट के हिसाब से और IHC के हिसाब से फर्दर रेडिएशन या कीमो आएगा कि नहीं वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में 3rd स्टेज या अर्ली 4th स्टेज के अंदर भी आपको पहले डाउन स्टेज यानी कि कीमोथेरापी देके वो साइज को कम किया जाता है ताकि वो सर्जरी के लायक बने और उसके बाद में सर्जरी करके फिर रेडिएशन दिया जाता है। सर, ये रेडिएशन और कीमो जो अभी आपने कहा वो क्या ज्यादा पेनफुल रहते हैं या उससे मतलब पेशेंट को क्या क्या तकलीफें होती हैं? आज के दौर में कितनी एडवांसमेंट उसमें आ गई, जरा उसके बारे में आप बताएं। जैसे कीमोथेरापी है तो उसमें कई पेशेंट को ऐसा रहता है कि भाई हमारे सारे बाल झड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कीमोथेरापी भी अभी काफी टॉलरेट करते हैं और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो आपको देख के आपकी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करके उसके हिसाब से डोज देते हैं। इनिशियली थोड़ा कम डोज रहता है, उसके बाद में डोज एस्केलेशन हो सकता है और पहले 3 हफ्ते में एक देते थे, अभी कुछ कीमोथेरापी के डोजेस एवरी वीकली भी दिए जाते हैं ताकि पेशेंट बेटर टॉलरेट कर सके और उसको कीमोथेरापी कंप्लीट कर सके। और कीमोथेरापी के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2 तरह से हम दे सकते हैं, एक हम बाहर से जो लाइन आती है हाथ में सुई डाल के, या फिर एक आता है कीमोपोर्ट, उसके अंदर से भी हम सीधा सुई डाल के कीमोथेरापी दे सकते हैं। अभी मैं बात करूं रेडिएशन के बारे में, तो रेडिएशन में भी काफी सारे पेशेंट है जो जिसको भी रेडिएशन दिया है स्तन कैंसर के लिए, तो वो पेशेंट की जो रेडिएशन काफी बेटर टॉलरेटेड है। अभी मशीन भी काफी एडवांस हो गए हैं। पहले के जो मशीन थे उसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर तो डोज जाता ही था, इसके अलावा थोड़ा डोज अपना हार्ट पे या फिर लंग पे भी जाता था, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते थे। अभी के जो नए मशीन है वो इस तरह से प्लानिंग की जाती है कि मैक्सिमम डोज ब्रेस्ट में ही जाए और लंग में और हार्ट में कुछ ज्यादा डोज नहीं जाता, इसके हिसाब से प्लान करते हैं ताकि वो साइड इफेक्ट कम होती है और पेशेंट अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं। सर, आप मुझे ये बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर कितनी अच्छी तरीके से ठीक हो जाता है और होने के बाद ब्रेस्ट कैंसर का जो पेशेंट है वो अपने पहली वाली लाइफ में वापस आ सकता है क्या, या फिर कुछ न कुछ उसमें दिक्कत रह ही जाती है?
ब्रेस्ट कैंसर के ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, हार्मोनल थेरेपी, काफी सारा एडवांसमेंट है इसमें। इसकी वजह से फर्स्ट, सेकेंड, इवन थर्ड स्टेज में तो काफी लोग ट्रीट होके अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, अपनी नॉर्मल बैक टू रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। इवन स्टेज 4 में भी अगर अर्ली है, बहुत ज्यादा शरीर में स्प्रेड नहीं है, तो फिर भी वो लोग क्योरेटिव ट्रीटमेंट पाके अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बहुत एडवांस स्टेज है जिसमें कई सारे ऑर्गन में फैला हुआ है, तो उसके अंदर थोड़े चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, जो ट्रीटमेंट लेके उनका सर्वाइवल अच्छा रहता है। सर, एक बहुत ही जरूरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ कि इन सब में खर्चा तो आता ही है, लेकिन क्या इंश्योरेंस वगैरह में ये कवर है, या इंश्योरेंस कंपनी इसमें किस तरह से कोई हेल्प करती है? पूरी अगर ट्रीटमेंट आप मिला दो, सारी सर्जरी, रेडिएशन, कीमो, जो मेन ट्रीटमेंट होती है, उसमें ओवरऑल खर्चा तो रहता है, बट हमारी सारी जो इंश्योरेंस कंपनियां है इसके अंदर ये सारी की सारी ट्रीटमेंट कवर्ड होती है। और इवन आपका बाद में हार्मोनल या टारगेट एजेंट भी अगर आपको लेना पड़े तो वो भी सारा चीज इंश्योरेंस में कवर्ड होता है। सर, मान लीजिए किसी महिला को आज ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो उसको कितने समय लगता है वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में जाने के लिए? यूजुअली जो ट्रीटमेंट खत्म होता है, सपोज किसी का सर्जरी के बाद कुछ नहीं आए तो उसके बाद खत्म हो जाता है, या फिर किसी का एडवांस स्टेज है तो रेडिएशन के बाद ट्रीटमेंट खत्म होता है। जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म होता है, विद इन अ मंथ आप अपनी रूटीन लाइफ में जा सकते हैं। जस्ट आपको रूटीन अपना फॉलो करना है, साथ साथ में जो भी आपको फिजियोथेरापी आपको बताया जाता है उसके हिसाब से एक्सरसाइज करना है। आप अपने रूटीन लाइफ में जा सकते हैं। पहले थोड़ा एफिशिएंसी में इनिशियली डिफरेंस आएगा, आपको थोड़ा कम काम कर सकेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको बढ़ा के अपना नॉर्मल एक्टिव लाइफ में आप आ सकते हैं। सर, एक और क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है कि किसी को डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर से मिले, कीमोथेरेपी, ऑपरेशन सब कुछ हो गया और उसके बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आ गए, लेकिन क्या ये डर रहता है कि उनको फिर से भी ये हो सकता है? हर एक कैंसर में, कोई भी कैंसर को ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको कभी नहीं आ सकता, लेकिन ओवरऑल हम इस तरह से पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई अगर आपका प्रेजेंटेशन, मतलब जिस स्टेज में और जिस ट्यूमर साइज लेके आप पहले आए हो, अगर वो अर्ली स्टेज में आते हैं तो उनके इसी तरह से रिकरेंस, मतलब कि वापिस आने के चांस उतने ही कम होते हैं। प्रेजेंटेशन में ही अगर आप 3rd या 4th स्टेज में आते हो तो उसके अंदर आपको पहले दूसरे जो स्टेज में पेशेंट आते हैं उसके कंपैरिजन में रिकरेंस के चांस थोड़े ज्यादा रहते हैं। और ये जो सर्जरी के बाद में रेडिएशन दिया जाता है, कीमो दिया जाता है, हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसकी वजह से आपके वापिस आने के चांस कम हो जाते हैं। सर, इतने बड़े ब्रेस्ट कैंसर के ट्रॉमा के बाद कोई भी महिला नहीं चाहेगी कि उसको ये फिर से हो। उसके लिए ऑपरेशन के बाद उन्हें डॉक्टर से कब कब मिलना होता है, और फिर उसके बाद उन्हें क्या क्या फॉलो करना होता है? डाइट है या डॉक्टर से मिलना, ये सब कैसे होता है, वो थोड़ा आप अगर बताएं। पेशेंट की ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद हम पेशेंट को बुलाते हैं फॉलोअप में 2 चीज के लिए। एक, हमें जानना होता है कि उनको ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं है, वो जो हमारी बोली हुई फिजियोथेरापी अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, और वो अपनी रूटीन लाइफ में आ गए हैं कि नहीं। और फॉलोअप में हम लोग पहले 3 साल में 3-3 महीने पे बुलाते हैं, उसके बाद में जो 2 साल में हम इंटरवल बढ़ा के 6 महीना करते हैं, और 5 साल के बाद यूजुअली साल में 1 ही बार बुलाया जाता है। फर्स्ट ईयर में हम लोग कुछ स्कैन और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इसके अलावा एवरी 6 मंथ पे उनको एक्सरे और सोनोग्राफी करवाते हैं, और 5 साल के बाद यूजुअली 1 साल पे किया जाता है। सर, मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करूंगा कि एक कैंसर सर्जन होने के नाते आप महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये संदेश है कि अगर आपको ब्रेस्ट के रिलेटेड जो मैंने बताया उसमें से कोई सिम्टम है तो आप घबराए बिना ऑन्कोलॉजिस्ट का संपर्क कर सकते हैं। सपोज आपको कैंसर डायग्नोस होता भी है तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मोस्टली कोई भी स्टेज हो, आपके लिए ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है, पेशेंट आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट अच्छे हैं, आप अच्छे से ट्रीटमेंट कराएं और साथ साथ में आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। थैंक यू सर, आपने बहुत अपना कीमती वक्त दिया और काफी अच्छे से समझाया। मेरे हिसाब से जो महिलाएं हैं जिनको ये डर है या शंका है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, तो डॉक्टर सर ने बताया उस हिसाब से आप खुद भी चेक कर सकते हैं, या हो सके उतना जल्दी आपके नजदीकी ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए। इसमें देर मत कीजिए, जिस तरह डॉक्टर सर ने बताया।